हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हमारे ब्लैक बुक B1 सेक्शन का पार्ट 7, जिसमें हम देखने वाले हैं 1 to 1 to 140 यानी 140 तक के अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस विद एग्जैक्ट मीनिंग, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों उसके मतलब होंगे। क्या एग्जैक्ट मीनिंग है उस इडियम्स का, और एक स्टोरी होगी उसका ओरिजिन कहाँ से है, इडियम का कहाँ से डेवलप हुआ है, मज़ेदार कहानी उसको याद रखने के लिए, और एक विजुअल इमेज रखेंगे। इसमें होगा एग्जाम में अगर आपको ईडीएम दिखता है तो डायरेक्ट इमेज माइंड में क्लिक करेगी और आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग याद होगा, ठीक है। और एक रियल लाइफ एग्जांपल होगा साथ में रखेंगे हम इसमें। उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के जो भी ट्रैप एग्जामिनर आपको इसमें दे सकता है वो हम सारा उसका एक्सपोज करके चलेंगे, ठीक है। कहाँ फंसा सकता है। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये ईडियम है बिलो हॉट एंड कोल्ड, यानी कभी हाँ कभी ना, यानी रवैये में जो अस्थिरता होती है, ठीक है। जो अपनी बात पर नहीं टिक पाता है, कभी इधर का बोलता है कभी उधर का बोलता है, ठीक है। जो कंफ्यूज रहता है अपनी बातों को लेकर। कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड, ठीक है। जिसे अगर देखें तो इसका जो स्टोरी है, जो हम देखें कि एओस जो एसॉप की जो एक कहानी है। एक मुसाफिर ठंड में अपने हाथों को गर्म करने के लिए उन पर फूंक मारता है। जो हॉट एयर, ठंड में क्या करते हैं हम हाथों को गर्म करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं, ठीक है। और वही फिर मुसाफिर गर्म सूप को ठंडा करने के लिए उस पर भी फूंक मारता है, कोल्ड एयर। मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक ही बात पर टिका न रहे और बार बार अपना ओपिनियन बदले, इसे बोलते हैं बिलो हॉट एंड कोल्ड। यानी एक बार तो वो हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मार रहा है, सेकेंड टाइम में वो सूप को ठंडा करने के लिए फूंक मार रहा है। मतलब उसने दो चीजें करी, ठीक है। वो एक चीज पे नहीं टिका। ये जो व्यक्ति एक ही बात पर टिकाना रहे और बार बार अपना ओपिनियन बदले, या एक बार हाँ और दूसरी बार ना कहे, उसे कहते हैं बिलो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। जिसके कॉन्स्टेंटली चेंजेस डिसीजन होते रहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, ही कीप्स बिलोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट बाइंग द हाउस, सो आई डोंट नो व्हाट ही विल डिसाइड। जो एग्जामिनर आपको इसमें ट्रैप दे सकता है वो हो जाएगा करेक्ट मीनिंग, टू बी चेंजेबल एंड इनकॉन्सिस्टेंट इन मूड और ओपिनियन। ये ट्रैप हो जाएगा, टू ब्लो एयर थ्रू अ फैन, एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट ईडियम है, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ठीक है। टू हैव ड्रीम्स और प्लान्स डेट आर अनलाइकली टू हैपन। हवाई किले बनाना असंभव या काल्पनिक सपने देखना। हवा में किले बनाना नामुमकिन है क्योंकि बिना जमीन और बुनियाद के कोशिश बेकार हो जाती है। इसी तरह बिना किसी सॉलिड प्लान या मेहनत के सिर्फ दिमाग में बड़े बड़े सपने देखने को एसल्स इन द एयर कहते हैं, ठीक है। कि जैसे कोई बहुत सारे साथी होते हैं कि जो सपने तो देखते हैं कि मैं सीजीएल क्रैक करूंगा, एसएससी क्रैक करूंगा, मेरा ऐसा घर होगा, ऐसी जॉब होगी, बहुत सारे सपने सजा लेते हैं, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक हवाई के लिए बन के रह जाते हैं। वो सिर्फ ख्याल में बना, सारी चीजें उन्होंने प्लानिंग की लेकिन सच में इस पे एग्जीक्यूट ही नहीं किया, ठीक है। कि सिर्फ सपने देखना गलत नहीं, लेकिन बिना मेहनत और प्लान के सिर्फ ख्यालों में खोए रहना हमें हकीकत से दूर कर देता है। सपनों को सच बनाना है तो जमीन पर उतरकर मेहनत करनी होगी। एग्जाम्पल हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर यू शुड स्टार्ट स्टडिंग डेडिकेटली। ठीक है। तो ट्रेम में क्या हो जाएगा, करेक्ट मीनिंग, टू हैव ड्रीम्स और प्लान्स डेट आर अनलाइकली टू हैपन। और ट्रैप हो जाएगा, टू बिल्ड हाई राइज बिल्डिंग, ठीक है। सोचो अगर आप हवा में किले बनाओगे तो कभी सच नहीं होंगे ना वो, क्योंकि उनकी कोई बुनियादी नहीं होती है। इसीलिए सपने देखो पर जमीन पर मेहनत करके उन्हें सच करो, ठीक है। अगर साथियों ने अगर देखा है आपने अपने ड्रीम जॉब लेने का सपना, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे सोचने से नहीं होने वाला है कुछ भी। नेक्स्ट ईडियम में, ड्रॉप इन अ बकेट और ओशन, ठीक है। कि ऊँट के मुंह में जीरा में जरूरत के मुकाबले जो बहुत कम मात्रा होगी, नगण्य मात्रा, वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड। यानी एक बड़ी बाल्टी या विशाल समुंदर में पानी की एक छोटी सी बूंद डालने से या निकालने से उसके स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो किसी बहुत बड़ी जरूरत या के सामने बहुत छोटा सा योगदान होना है, उसे जैसे समझेंगे। जब किसी बहुत बड़ी जरूरत या समस्या के सामने हमारा योगदान या मदद बहुत ही छोटी होती है तो उसे बोलते हैं ड्रॉप इन अ बकेट या ओशियन कहते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट्स एड ऑफ 10,000 रुपीज इन जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट फॉर द डिजास्टर अफेक्टेड विलेज। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अ टिनी और इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ समथिंग मच लार्जर। हो जाएगा, टू स्टील पानी फ्रॉम
बकेट टू स्विम इन द ओशन, ठीक है। जो एक बूंद चाहे बाल्टी में गिरे या समुद्र में या उससे निकाला जाए तो उस पर लगभग कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना के बराबर होता है। इसी तरह जब आपका योगदान ना के बराबर हो या सौ की मदद काफ़ी कम हो तो उसे ये रहता है कि वो होती है एकदम ड्रॉप इन अ बकेट, ठीक है, कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर, ना के बराबर। नेक्स्ट ईडियम में ईट लाइक अ हॉर्स, यानी बहुत अधिक खाना, भरपेट और ज़्यादा खाना। टू ईट अ लॉट, यानी घोड़ा एक बहुत बड़ा और मेहनती जानवर होता है, इसीलिए वो दिन भर में बहुत ज़्यादा मात्रा में घास और खाना खाता है। कि घोड़ा एकदम मेहनत भी करता है सारा दिन, वो उस तरह से खाता भी है, ठीक है, बहुत सारा खाना। इसी तरह जब कोई इंसान होता है ना जो बहुत सारा खाना खाता है, उसको बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स, कि वो एकदम घोड़े की तरह खाना खाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खाने वाला है या जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है, उसे बोलेंगे ईट लाइक अ हॉर्स। इवन दो ही लुक्स थिन, ही एक्चुअली ईट्स लाइक अ हॉर्स। नहीं, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं ना कि जिनको वो जो बोलते हैं कि यार मैं खाता बहुत हूँ लेकिन मेरे शरीर में लगता ही नहीं है। और कुछ साथी होते हैं कि उनको हवा भी लग जाती है, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा खाते हैं और लगता नहीं है वो बोलते हैं कि इट लाइक अ हॉर्स, ठीक है। टू कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड हो जाएगा करेक्ट मीनिंग। और जो ट्रैप हो जाएगा टू ईट एनिमल फूड, टू रन फास्ट आफ्टर ईटिंग, ठीक है। घोड़ा दिन भर मेहनत करता है इसीलिए उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा खाना, इसीलिए ईट लाइक अ हॉर्स। नेक्स्ट इडियम है अपना फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी ईमानदार और साफ बिना किसी छल कपट के। कारपेंट्री में जब किसी चीज को बिल्कुल सीधा और सही स्क्वायर मापा जाता है, बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल बिना किसी धोखे या बेईमानी के जीतने या काम करने के लिए किया जाता है। यानी जब कोई काम या जीत फेयर और न्यायपूर्वक होती है, जो स्क्वायर में होती है, सीधे तरीके से की जाती है, तो वहाँ कोई धोखे या चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती। उसे बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। जैसे आपने स्क्वायर देखा हो, स्क्वायर कैसे होता है, जिसकी चारों साइड जो बराबर होती है, कहीं से भी कोई उसमें गुंजाइश नहीं है कि कहीं से भी उसको बेईमानी बनाया गया हो, ठीक है। उसी से याद रखेंगे, जिस तरह से स्क्वायर होता है ना, सीधा और साफ, और फेयर यानी न्यायपूर्वक, ठीक है। जब दोनों मिल जाएं तो मतलब बिना किसी चीटिंग के सीधे तरीके से काम हो जाना, ठीक है, जीत जाना। उसे बोलेंगे फेयर एंड स्क्वायर, यानी अवर टीम वन द मैच फेयर एंड स्क्वायर विदाउट एनी चीटिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन अ फेयर ऑनेस्ट एंड डिसिसिव मैनर। और ट्रैप हो जाएगा टू ड्रॉ ए स्क्वायर शेप, यानी अ गेम प्लेड ऑन ए स्क्वायर बोर्ड। नेक्स्ट इडियम है फुल ऑफ बीन्स, यानी जोश और ऊर्जा से भरपूर, चुस्त दुरुस्त, वेरी एनर्जेटिक एंड लाइवली। पुराने जमाने में घोड़ों को तेज और ऊर्जावान बनाने के लिए उन्हें खाने में चना और बीन्स दिए जाते थे, ठीक है। बीन्स खाने के बाद घोड़े बहुत एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए इससे इंसान को एनर्जाइड होने के लिए यह टर्म बन गया, ठीक है। कि बहुत सारे साथी जो जिम जाते हैं वो इससे रिलेट करेंगे कि उनको भी जब डाइट लेना होता है तो उसमें भी बहुत तरह के, काफी तरह के ना बीन्स होते हैं, तो वो जो अपनी डाइट में लेते हैं उससे उनके शरीर में ना ऊर्जा रहती है, एनर्जेटिक रहते हैं वो। उससे बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। जैसे घोड़े बीन्स खाकर बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति बहुत जो ऊर्जा और जोश से भरा हो तब कहते हैं फुल ऑफ बीन्स। द चिल्ड्रन वर फुल ऑफ बीन्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द अम्यूजमेंट पार्क। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फुल ऑफ एनर्जी, इंथुजिज्म एंड हेल्थ। ट्रैप हो जाएगा टू ईट अ मील मेड ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। घोड़े के बीन्स यानी एनर्जी का सोर्स, ठीक है, उससे ऐसे याद रखेंगे। तो नेक्स्ट इडियम पे जाने से पहले जिन साथियों ने अभी तक A1 सेक्शन नहीं देखा है, उसकी मैंने वन शॉट वीडियो अपने प्लेलिस्ट पे ऐड कर दी है, जिसमें टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो रिसेंटली एसएससी में पूछे गए हैं। तो जिन साथियों ने नहीं देखी है वो जाके एक बार चेकआउट करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इन ब्लैक एंड वाइट, तो इसको पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि लिखित रूप में, कागजी दस्तावेज के रूप में, कि इन राइटिंग इन अ फॉर्म डेट प्रोवाइड्स क्लियर प्रूफ। इसको समझते हैं कि ब्लैक का मतलब आप ऐसे समझो कि काली इंक, ये जो ब्लैक होगा काली इंक होगी, और वाइट का मतलब होगा सफेद पेपर, नहीं सफेद कागज, ठीक है। जो लिखा है वही पक्का है, इसीलिए डील या वादा हमेशा है, उस तरह से जो होता है ना। जैसे यहाँ ब्लैक का मतलब काली इंक हो गया जो स्याही होती है, और वाइट का मतलब सफेद कागज, ठीक है। किसी भी जुबानी बात पर भरोसा करने के बजाय उसे सफेद कागज पर काली इंक से लिखवा लेना इन ब्लैक एंड वाइट होता है, लिखित रूप में जैसे बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ कि ये प्रॉपर्टी तेरी हुई, तो वो क्या बोलते हैं कि इसको रिटर्न में दे दे भाई मुझे। जो भी है होता है वो रिटर्न में मांगी जाती है, जैसे कंपनी में होती है कि मेल कर दो रिटर्न में, ठीक है। वर्बली कोई ऐसे पुख्ता नहीं मानी जाती है चीजें, तो उसके लिए रिटर्न जो बोलते हैं उसे बोलेंगे
लिखित रूप में इन ब्लैक एंड वाइट। जब कोई बात लिखित रूप में होती है तो वो सबूत के तौर पर काफ़ी काम करती है, इसीलिए बिना लिखे दस्तावेज के किसी भी बड़े या समझौते पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे तो उसी को बोलेंगे इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। आई विल नॉट एक्सेप्ट योर ओरल प्रोमाइस, ठीक है। प्रोमिस आई वांट द एग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, लेट मी नो इन रिटन फॉर्म एज प्रूफ और एग्रीमेंट। हो जाएगा व्यू एंड ओल्ड ब्लैक एंड वाइट फिल्म। नेक्स्ट इडियम है इन हाई स्पिरिट्स, यानी इसका मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, खुशनुमा मिजाज में, यानी वेरी चीयरफुल एंड हैप्पी। पुराने ज़माने से स्पिरिट शब्द का संबंध दिमाग की भावनाओं, जो मूड होता है और एनर्जी से रहा है। जब किसी स्पिरिट्स हाई होती है तो व्यक्ति बहुत परेशान यानी एंथुसियास्टिक यानी प्रसन्न, परेशान नहीं प्रसन्न सॉरी, प्रसन्न और एंथुसियास्टिक और खुश होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं इन हाई स्पिरिट, यानी जब बहुत ज़्यादा कोई खुश होता है तो, जो उत्साह से भरा हो, खुशनुमा हो। जब किसी का मूड और एनर्जी का लेवल बहुत ऊपर होता है वो फुल ऑफ जॉय हैप्पीनेस होता है, ठीक है। ऐसे में कहते हैं इन हाई स्पिरिट्स, द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स आफ्टर विनिंग द फाइनल मैच। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें एक्सट्रीमली हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय। तो टैप हो जाएगा टू ड्रिंक एक्सपेंसिव एल्कोहल टू टॉक अबाउट घोस्ट, ठीक है। हाई स्पिरिट्स यानी हाई मूड, गुड स्पिरिट्स यानी अच्छे मूड, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से दो शिकार करना, एक ही प्रयास में दो काम हो जाना। अकम्प्लिश टू गोल्स विद वन एफर्ट और एक्शन। पुराने ज़माने में लोग जो गोफान यानी स्लिंग शॉट जो से पत्थर से स्टोन से फेंक कर शिकार करते थे, अगर एक ही पत्थर से दो पक्षी मर जाएं तो एक मेहनत में दोहरा फायदा होता था, ठीक है। उसे बोलते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से दो शिकार करना, एक ही प्रयास दो लाभ, यानी यही है इस कहावत का सार। यानी समझदार व्यक्ति हमेशा ऐसे तरीके ढूंढता है जिससे कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाए। इसे कहते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। बाय विजिटिंग दिल्ली फॉर द मीटिंग आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन बाय मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड्स टू, ठीक है। जो इसमें करेक्ट हो जाएगा वो रहेगा अचीव टू एम्स विद अ सिंगल एक्शन। टैप हो जाएगा टू हंट बर्ड्स विद वेपन्स, टू थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स, यानी दो काम एक नाम, मेहनत एक फायदा दो, स्मार्ट बनो, ऐसे काम करो जिससे टाइम एनर्जी और रिजल्ट तीनों बचें। नेक्स्ट इडियम है मैन ऑफ लेटर्स, यानी विद्वान व्यक्ति, साहित्यकार है। पर्सन हु इज वेरी नॉलेजेबल अबाउट लिटरेचर, अ राइटर। यहाँ लेटर्स का मतलब चिट्ठियाँ नहीं बल्कि लिटरेचर यानी जो साहित्य और ज्ञान से है। पुराने समय में फ्रेंच और इंग्लिश में साहित्य के महान विद्वान और राइटर्स को मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता था। जो व्यक्ति साहित्य और ज्ञान और जैसे लेखन का क्षेत्र में बहुत निपुण होता है उसे कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज नॉट ओनली ए साइंटिस्ट बट आल्सो ए रिनाउंड मैन ऑफ लेटर्स। टाइप हो जाएगा अ स्कॉलर, ए ऑथर और लिटरेरी एक्सपर्ट। टाइप हो जाएगा अ पोस्टमैन हु डिलीवर्स लेटर, ठीक है। कि लेटर का मतलब लेटर से हम ऐसे याद रखेंगे लिटरेचर से जो साहित्य होता है, इसलिए जो साहित्य और ज्ञान का एकदम ज्ञाता हो वही कहलाता है मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट इडियम है मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कमजोर व्यक्ति, कठपुतली या नाम मात्र का नेता। पर्सन हु हैज नो रियल पावर और इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसे बोलते हैं कमजोर व्यक्ति, कठपुतली के। स्ट्रॉ यानी जो होता है ना, जो स्ट्रॉ से बना जो भूसे होता है, भूसा से बना हुआ पुतला जो खेत में खड़ा होता है लेकिन उसके अंदर कोई भी जान या असली ताकत नहीं होती है। इसी तरह ऐसा इंसान जो दिखने में लीडर हो पर उसके पास कोई असली पावर ना हो, उसे मैन ऑफ स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। इसे बहुत सारे साथी इससे रिलेट करेंगे जो गांव से होते हैं अपने साथी। उन्होंने अक्सर खेतों में देखते होंगे कि जो पंछी और जानवरों को भगाने के लिए खेतों में इंसान क्या करते हैं, एक ऐसा ना डुप्लीकेट ऐसा डमी वो बना देते हैं एकदम स्ट्रॉ, ठीक है। उसे जंगल में खड़ा कर देते हैं जो सिर्फ एक दिखावटी होता है, एक डॉन की तरह। उसको ऐसे हंडी रख देते हैं, उसके मटका रख देते हैं फेस पे, जिससे पंछी उसके पास ना आए, उनको लगे कि कोई ये इंसान बैठा है, ठीक है। लेकिन असल में उसमें कुछ नहीं होता है, वो एक भूसा का बना होता है। जो व्यक्ति सिर्फ दिखाने के लिए लीडर हो पर असल में उसके पास कोई डिसीजन लेने की ताकत ना हो, अधिकार ना हो, उसे मैन ऑफ स्ट्रो कहा जाता है। कि द मैनेजर इज जस्ट अ मैन ऑफ स्ट्रो, ऑल रियल डिसीजंस आर मेड बाय द ओनर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ वीक पर्सन विद नो सब्सटेंस और पावर। हो जाएगा अ फार्मर वर्किंग इन ए स्ट्रो फील्ड, ठीक है। स्ट्रो का पुतला सिर्फ दिखने के लिए होता है, उसके पास ना अकल होती है
ना ताकत होती है। तो वैसे ही मैन ऑफ स्टॉप बिना पावर का सिर्फ नाम का लीडर। नेक्स्ट ईडीएम है प्ले इट बाय ईयर, यानी परिस्थिति के अनुसार काम करना, बिना किसी पूर्व तैयारी के फैसले लेना। टू डिसाइड व्हाट टू डू एज अ सिचुएशन डेवलप रेदर देन प्लानिंग इन एडवांस। यानी म्यूजिक में जो लोग बिना किसी रिटर्न सीट नोट्स के देखे सिर्फ कान के सुनकर वैसे ही धुन बजाने लगते हैं, उसे प्लेइंग बाय ईयर यानी कहते हैं। ठीक है, कि परिस्थिति के अनुसार लाइफ में बिना किसी रिजिड प्लान के हालत देखकर फैसला लेना। कि जिंदगी हर वक्त प्लान के मुताबिक नहीं चलती, कभी कभी सिचुएशन को समझकर तुरंत और फ्लेक्सिबल डिसीजन लेना होता है। यही सबसे बेहतर एक अपना रहना चाहिए उपाय, यानी यही है प्ले इट बाय ईयर। कि वी डोंट हैव अ फिक्स्ड प्लान फॉर द ट्रिप, सो वी विल जस्ट प्ले इट बाय ईयर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि टू इम्प्रोवाइज और एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ट्रैप हो जाएगा टू लिसन टू म्यूजिक केयरफुली, टू सफर फ्रॉम एन ईयर इन्फेक्शन। प्ले होगा खेलना या करना, ईयर हो जाएगा कान, सिचुएशन को सुनकर समझ कर या उसके हिसाब से खेलना या काम लेना, यानी प्ले इट बाय ईयर। नेक्स्ट ईडियम से जानने से पहले जिन साथियों ने अभी तक C1 सेक्शन कंप्लीट नहीं किया, जिसमें है टॉप 100 सिनोनिम एंटोनियम, वो जाके साथी एक बार इस प्ले लिस्ट को चेकआउट करें, जिसमें मैंने वन शॉट वीडियो बना दी है। ठीक है, और अपनी स्टडी को थोड़ा सा मजबूत बना लें C1 सेक्शन को कंप्लीट करके। नेक्स्ट ईडियम है स्पिक एंड स्पेन, यानी वेरी क्लीन एंड नीट। ठीक है, एकदम चकाचक साफ सुथरा, वेरी क्लीन एंड नीट। पुराने नॉटिकल जो जहाज होते थे टर्मिनोलॉजी में स्पिक यानी स्पेक बोलते हैं। जो नया किला होता है, जैसे नए किले बनते हैं ना, उसको बोलते हैं स्पाइक। ठीक है, और जो स्पेन का मतलब है, स्पेन बोलते हैं लकड़ी का टुकड़ा, जो जहाज में नया जो लकड़ी का टुकड़ा बनता है उसे बोलते हैं स्पेन। यानी दोनों चीज नई। तो दोनों जब हम कोई नई चीज लेते हैं तो वो कैसी होती है, एकदम साफ सुथरी चेक एकदम चकाचक होती है ना, उसको बोलते हैं स्पाइक एंड स्पेन। तो उसी से के जैसे नए जहाज स्पाइक जो नए किले इसकी तरह दिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरे और चमकदार होते हैं, वैसे ही कोई चीज जो या जगह जब बिल्कुल साफ और सुंदर हो उसे स्पेक एंड स्पेन कहते हैं। ठीक है, हर किचन इज ऑलवेज स्पेक एंड स्पेन बिफोर शी स्टार्ट्स कुकिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पॉटलेस, एक्सट्रीमली क्लीन एंड टिडी। ठीक है, और ट्रैप हो जाएगा नोइशी एंड मैसी प्लेस। नेक्स्ट इडियम है वॉफ इन शिप्स क्लोथिंग। ठीक है, कि भेड़ की खाल में भेड़िया या छुपा हुआ खतरनाक व्यक्ति, यानी समवन हु सीम्स फ्रेंडली बट इज एक्चुअली डेंजरस। भेड़ की खाल में भेड़िया या छुपा हुआ खतरनाक व्यक्ति। कि जैसे इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि भेड़ की खाल जो है पहन के आ गया है भेड़िया, फिर उसका शिकार करने के लिए। तो उसी की एक स्टोरी है कि बाइबल में एक मशहूर कहानी है, जिसमें एक भेड़िया क्या करता है कि भेड़ों के झुंड में आकर घुस जाता है शिकार करने के लिए, उनकी खाल को ओढ़ के। ठीक है, भेड़ की खाल को ओढ़ के एक से भेड़िया भेड़ों के झुंड में आ जाता है, जिससे चरवाहा उसे पहचान ना सके और वो अपना शिकार कर सके। यानी साधु के भेष में शैतान होना, यानी हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, कभी कभी तो जो सबसे ज्यादा मीठा बोलता है वही सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। वॉफ इन शिप्स क्लोथिंग, एग्जाम्पल हो जाएगा डोंट ट्रस्ट हिज पोलाइट वर्ड्स, ही इज अ वॉफ इन शिप्स क्लोथिंग। ये ट्रैप हो जाएगा जो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। करेक्ट मीनिंग हो जाएगा इसका ए डेंजरस पर्सन टेंडिंग टू बी हार्मलेस एंड फ्रेंडली। ट्रैप होगा इसमें वाइल्ड एनिमल वियरिंग क्लोथ्स, यानी वॉफ का जैसे देखेंगे शिकार करने वाला, शिप्स क्लोथिंग यानी भेड़ की खाल, मतलब दिखने में भोला अंदर से खतरनाक इसकी तरह। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है अब बी इन वंस बोनेट। ठीक है, सनक सवार होना या किसी बात की धुन लग जाना, एन ऑब्सेसिव आइडिया और प्री ऑक्यूपेशन। ठीक है, बोनेट एक प्रकार की टोपी होती है, अगर उस टोपी के अंदर कोई मधुमक्खी घुस जाए तो वो बिना रुके भिनभिनाती रहती है और इंसान को परेशान करती है। ठीक है, तो वैसे ही जब दिमाग में कोई एक ही ख्याल बार बार भिनभिनाता रहे तो उसे बी इन बोनेट कहते हैं। जब दिमाग में कोई एक ख्याल बार बार आता रहे, ठीक है, उसे बोलेंगे बी इन वंस बॉनेट। ठीक है, कि ही हैज अ बी इन हिज बॉनेट अबाउट स्टार्टिंग हिज ओन रेस्टोरेंट। टैप हो जाएगा जो करेक्ट मीनिंग है बीइंग ऑफसेट विद अ पर्टिकुलर आइडिया कंटिन्यूसली। टैप हो जाएगा गेटिंग बीटन बाई अ बी या बियरिंग अ फैंसी बॉनेट। नेक्स्ट इडियम है अ बिटर टू सैलो, यानी कड़वा घूंट पहना जाना और ऐसी प्रिय सच्चाई जिसे मजबूरी में स्वीकार करना पड़े। इन अनप्लीजेंट फैक्ट दैट वन मस्ट एक्सेप्ट, यानी जैसे बीमारी में कड़वी दवाई जो होती है उसको चबाने के बजाय सीधा निगलना ही पड़ता है ताकि इलाज हो सके, वैसे ही लाइफ में किसी अनप्लीजेंट या
जो खुद सच को मजबूरी में सब करना पड़ता है। ठीक है, लाइफ में हमेशा सब कुछ हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होता है, कभी कभी सच कड़वा होता है लेकिन उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो और वही बेहतर होता है कि उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जैसे अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा एकदम बिटर पिल क्या हो सकती है कि जब वो एग्जाम दे के आता है और उसमें जब मेरिट लगती है तो उसमें लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है, तो उसके लिए वो एक कड़वा घूंट होता है जिसे वो पीता है और एकदम स्वीकार करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तरफ फोकस करता है, अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखता है। ठीक है, तो बोलेंगे अ बिटर पिल टू स्वेलो। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, लॉसिंग द इलेक्शन वाज अ बिटर पिल टू स्वेलो फॉर द कैंडिडेट। टाइप हो जाएगा करेक्ट मीनिंग एन इनप्लीजेंट ट्रूथ और रियलिटी डेट हैज टू बी एक्सेप्टेड। टाइप में ईटिंग बैड टेस्टिंग मेडिसिन हैविंग अ स्कोर रोड। नेक्स्ट इडियम में अ क्लोज सेव यानी बाल बाल बचना, नजदीकी बचाव। ठीक है, अ सिचुएशन वेयर यू ओनली जस्ट अवॉइड एन एक्सीडेंट और डिजास्टर। बार बार जब उस तरह से दाढ़ी बनाता है, उस तरह बिल्कुल यानी जो स्किन के पास से होकर गुजरता है, अगर जरा सा भी कट लग जाए तो चोट लग सकती है। इसी से बिल्कुल नज़दीकी अंतर से किसी दुर्घटना से बचने को क्लोज सेव कहते हैं। ठीक है, लाइफ में कभी कभी हम किसी बड़े खतरे से बस बहुत ही कम अंतर से बच जाते हैं, उसे ही क्लोज सेव कहते हैं। ठीक है, ट्रक मिस्ड अवर कार बाई इंच, इट वॉज ए रियल क्लोज सेव। ट्रैप में जो करेक्ट मीनिंग हुआ, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिसास्टर। तो ट्रैप हो जाएगा गेटिंग अ हेयर कट फ्रॉम अ बार्बर। नेक्स्ट ईडियम है अ फ्लैश इन द स्पैन यानी क्षणिक सफलता, थोड़े समय की कामयाबी। मीनिंग हो जाएगा शॉर्ट लिव्ड सक्सेस। पुराने ज़माने की जो फ्लिंट लॉक गन होती थी, उसमें एक पेन होता था जिसमें गन पाउडर, जैसे ये गन है इसमें गन पाउडर डाला जाता चलाने से पहले। ठीक है, कभी कभी बारूद में एक सिर्फ एक क्या होता था कि आग लगती थी लेकिन गोली नहीं चलती थी, यानी ऐसी सफलता जो शुरुआत में धमाकेदार लगे लेकिन बाद में जाके फ्लॉप हो जाए। ठीक है, वो काम ना करे। वो ऐसे होता है, कभी कभी शुरुआत में जबरदस्त चमक दिखाई देती है लेकिन आगे चलकर वो सफलता टिकती नहीं है, उसे बोलेंगे अ फ्लैश इन द पैन। यानी हिज फर्स्ट मूवी वाज अ हिट बट हिज कैरियर प्रूव टू बी अ फ्लैश इन द पैन। यानी करेक्ट ऑप्शन है अ सडन सक्सेस दैट डज नॉट लास्ट लॉन्ग। ट्रैप हो जाएगा कुकिंग फूड इन अ पैन, अ ब्राइट लाइट इन द किचन। नेक्स्ट इडियम है अबव बोर्ड यानी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और ईमानदार बिना किसी छल के। ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट यानी ताश खेलते वक्त जो खिलाड़ी अपने हाथ और कार्ड्स को मेज पर ऊपर रखता है वो बेईमानी नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन जो कार्ड्स को मेज के नीचे से जाते हैं तो वो चोरी से कार्ड बदल लेते हैं। जो काम या व्यवहार सबके सामने साफ नियत से नियमों के तहत किया जाए उसे कहते हैं अबव बोर्ड। यानी अगर आप जैसे ताश खेलते हैं, जैसे कार्ड प्ले कार्ड होते हैं, वो करते हैं, तो जो टेबल के ऊपर सामने से करते हैं तो वहाँ चीटी होने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन वही कार्ड जब जब मेज के अंदर से यानी अंडर द बोर्ड होते हैं तो वहाँ चीटिंग की गुंजाइश होती है। यानी अबव द बोर्ड यानी कोई भी उसमें बेईमानी नहीं हो सकती। ठीक है, द एंटायर डील वाज कंडक्टेड इन अ फेयर एंड अबव बोर्ड मैनर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लीगल ऑनेस्ट एंड ओपन। हो जाएगा सिटिंग ऑन टॉप ऑफ बोर्ड टू चीट इन अ कार्ड गेम। नेक्स्ट ईडियम है अगेंस्ट द क्लॉक यानी समय से दौड़, समय की कमी में तेजी से काम करना। इन अ ग्रेट हरी टू फिनिश बिफोर डेडलाइन यानी समय से दौड़, समय की कमी से तेजी काम करना। जब किसी काम को खत्म करने के लिए बहुत कम वक्त बचा हो और घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ रही हो तो ऐसा लगता है कि मानो आप घड़ी के विराम के खिलाफ रेस लगा रहे हो। ठीक है, द टीम वाज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू सबमिट द रिपोर्ट बाई 5 PM। करेक्ट ऑप्शन है वर्किंग फास्ट टू फिनिश समथिंग बिफोर अ सेट टाइम। हो जाएगा वाइल्ड वॉर लिटरल। ठीक है, तो ये थे हमारे ब्लैक बुक B1 सेक्शन के और 20 वर्ड्स। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।